जो एक जनरल देश में ये माना जाता है ना कि अरे नेता है, ये जो भी बदलाव है, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये तो पॉलिटिकल बदलाव के लिए चल रहा है, क्योंकि देश की तकदीर तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप ही सुधारेगी। और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने अपने को पूरी तरह से निकम्मा ही नहीं, उसने अपने को क्रिमिनल भी घोषित कर दिया है कि उनके उनके पास क्रिमिनलिटी है, उनका पूरा दिमाग क्रिमिनल की तरह चलता है। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल, मेरा मेरा सिर्फ कहना है कि ये आंदोलन यही खड़े होते हैं, सारे आंदोलन ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसमें जब तक पॉलिटिकल फोर्स नहीं लगती है तब तक बदलाव नहीं होगा। एक्टिविस्ट का एक रोल है समाज में, एक्टिविस्ट का जन जागरण का रोल है, लोगों को बताने का रोल है, लोगों को जागृत करने का रोल है, लेकिन अल्टीमेटली अगर व्यवस्था में बदलाव होना है तो एक्टिविस्ट की जितनी अहम जरूरत है उतनी ही अहम जरूरत पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। मैं जरा हितेश जी आपसे एक थोड़ा वो सवाल पूछ लूं, भाई कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? मैं जरा कानून की भाषा में समझना चाह रहा हूं। मेरी जो समझ है कि जैसे जो ये कहता है कि अच्छा मारो, वो करो, जिम्मेदारी उसकी बनती है या जिम्मेदारी जो उनके आदेश का एग्जीक्यूशन पालन कर रहा है उसकी बनती है? क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें हुई हैं, यहाँ पे नेम टैग हटाया गया है, ये सब गुजरात स्टाइल ऑफ दंगा रोकना है। ये अमित शाह का ये स्टाइल है कि नेम टैग सबका हटा दो। पूछा गया क्यों नेम टैग हटा दिया गया, तो कह रहे हैं गर्मी लग रही है इसलिए हटा दिया। नेम टैग से उनको गर्मी लग रही थी इसलिए उन लोगों ने नेम टैग रख दिया, ये बताया गया। मेरी जो जितनी भी समझ है, वहां पे जो कुछ भी हुआ है उसकी द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ अमित शाह। डिबेट इसमें हो सकती है कि अमित शाह की टेबल पे रोकेगी कि मोदी जी की टेबल पे रोकेगी। कारण यह है कि जो अनुराग कुमार, जिसका इन्होंने यहाँ 17 जुलाई को जिसकी भर्ती की थी, जिसको यहाँ लेके आए थे, उसको इन्होंने 15 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम एज मिनिस्टर ऑफ होम की तरह से अमित शाह ने उसकी संस्तुति की थी। 16 तारीख को जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, जिसमें का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके सदस्य अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम थे, उन्होंने इनका 16 तारीख को अपॉइंटमेंट किया था। तो अनुराग कुमार को ये बिल्कुल रोल दे के भेजा गया था कि कैसे मारना है, क्या मारना है, कितना मारना है, और उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक से, मेरे ख्याल में टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अमित शाह, इसको एग्जीक्यूट किया। अमित शाह की जिम्मेदारी एज मिनिस्टर कितनी बनती है? मैं जरा एक तो लीगल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, दूसरा ये जो भी यहां हो रहा है उसका मैं एक और चीज दिखा दूं कि आज जब राहुल गांधी ने इसको किया, ये जो कहीं कहीं हो रहा था ना कि उनकी डिमांड इनकी, वो पूरी तरह से उस पॉलिटिकल इंडिया के ऑपोजिशन को उन्होंने कहा है कि इन डिमांड के साथ है, उन्होंने अपनी कोई नई डिमांड नहीं की है। मैं उसको चाहूंगा कि वो 3 डिमांड जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाई गई हैं, स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, everyone who assaulted a student must be held accountable and PM must apologize to students। ये 3 डिमांड स्टूडेंट्स की है, उसको उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी जो डिमांड है अकाउंटेबल, ये क्या, कौन होगा? मेरी जो समझ है उसके हिसाब से इसके लिए केवल और केवल अमित शाह, और अगर कोई पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो मोदी जी की है। वहां पे वो डंडा चलाने वाला कांस्टेबल या वो SHO, एग्जीक्यूशन में जो भी उसका दिक्कत हो, लेकिन उसको आदेश ऊपर से आया था। मैं जरा इस पे आपकी वो, और बाकी ओवरऑल ये पूरे देश से आए हुए छात्र हैं, उनके ऊपर भी आपका एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। सिंह साहब, ये पूरा मामला जो बना है वो, उसमें सबसे पहली बात जो डिमांड रखी गई थी वो क्या था? द बेस, पूरा बेस है अकाउंटेबिलिटी का ही बेस है। नैतिक जिम्मेदारी किसकी? कब तक ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा? सिर्फ नैतिकता की बात होगी, हिंदुत्व की बात होगी, हिंदू मुस्लिम की बात होगी, लेकिन जहां नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है वहां पे सबको साफ सूंघ जाता है। ये बच्चे क्या पाकिस्तानी बच्चे थे? क्या किसी और देश के आए हुए बच्चे थे? अगर ये अपनी बात किसी तरह से रख रहे थे, अगर उनका बात, पहले तो आपसे परमिशन ली, बकायदा परमिशन लेकर वहां जंतर मंतर पर बैठे हैं, और उसके बाद जिस तरह से सर ये जो माहौल पूरा बनाया गया था 2 दिन पहले से, जब ये 20 तारीख का ऐलान हो गया और जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया और जैसे जिस तरह से अस्पताल में उनको भर्ती करवा दिया गया, ये एक्चुअली ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पहला स्टेप था कि पहले तो वांगचुक जी को वहां से उठाओ
उनको वहां से हटा देने के बाद अगर आगे कुछ चाहो, क्योंकि वो किसी भी हालत में वांचुक जी के ऊपर तो लाठी चला नहीं सकते थे, और अगर वो किया होता तो मामला कुछ और ही तरह से जाता। सर ये लाठी चलाना, और जिस तरह से लाठियां चली है, छोटी छोटी 16 17 18 साल की बच्चियां, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरी पर्सन विल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बची? अब निकाल डालो, अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो ना, खत्म कर दो आर्टिकल। ये आपने मीडिया के ऊपर तो एक अलग से दबाव बनाया ही हुआ है कि मीडिया जिस तरह से अब रिपोर्टिंग कर रही है, कोई भी आप चैनल खोलकर देख लो तो वो ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का हाल क्या हुआ। अरे दिल्ली पुलिस की कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप पहले से सुसज्ज होकर, आपको पता ही है कि यहाँ पे लाठीचार्ज होना है, यहाँ पे पथराव होना है, पूरा ट्रक भर के, ट्रक का ट्रक उस एरिया में पत्थरों के साथ पहुंचा कैसे? सबसे पहली जो कॉन्स्पिरेसी की जो बड़ी बात है, वो पत्थरों से ट्रक भर के वहां पहुंच चुका है। और गाड़ियां गाड़ियां तोड़ने वाली जो तस्वीर मीडिया दिखा रही है पूरे सब जगह पे, वो अगर हम उस गाड़ियों की बात करें तो अब वो वीडियो सामने आए हैं कि जहां पे पुलिस वाले ही ये सारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उस सब गाड़ियों में के कांच फोड़ रहे हैं वो। सर ये मैं, सर पूरा, अगर मेरा मन पूरा बहुत बुरी तरह से, जब मैंने ये सब देखा तो एज एन एडवोकेट भी मुझे ये हुआ कि ये कहाँ है कानून व्यवस्था। दिल्ली में इतना, अगर मुझे जो जिस तरह से टीयर गैस चले, जिस तरह से गोलियां चली, शायद 13 दिसंबर 2001 के बाद जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस दिन जिस तरह से आतंकवादियों के ऊपर गोलियां चल रही थी ना, शायद उसी तरह से इन बच्चों के ऊपर कल गोला बारूद डाला जा रहा था, टीयर गैस के सेल छोड़े जा रहे थे। ये कितनी बुरी परिस्थिति। सर इतनी शर्म की बात है कि कितनी तस्वीरें ऐसी आई है, कितने वीडियोस, कि लड़, जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां थी वहां पे, उनके पीछे डंडे मारे जा रहे थे। मतलब वो लिटरली वो डंडों से वो सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा था उनके ऊपर। दिस इज सच अ रिडिक्यूलस सिचुएशन। सर धर्मेंद्र प्रधान से जो बात शुरू हुई, ये एग्जाम कौन सी थी? एग्जाम नीट की थी। सर आपने बहुत सही बात कही है, आपने कुछ नाम जो दिए ना कि ये बीजेपी के कितने लोग देश के बाहर पढ़ रहे हैं। सर अगर इस देश में या एक ऐसी पिटीशन की जाए या ऐसा डिमांड किया जाए कि इस देश में एमपी एमएलए, सिर्फ वही नहीं सर, अगर कोई पक्ष का प्रेसिडेंट है, जैसे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या चाहे वो कोई भी दल का व्यक्ति हो, अगर पॉलिटिकली कोई भी व्यक्ति कोई सी पोस्ट पर है, चाहे एमपी एमएलए या वो छोटा जो काउंसिलर होता है, जब म्यूनिसिपल काउंसिलर की भी अगर बात करें, नगर पालिका का छोटा काउंसिलर, ये सारे अगर पदाधिकारियों की अगर बात करते हैं हम, हर एक के बच्चे हम अगर डिटेल निकालेंगे तो शायद 70-80% इनके बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे होंगे। किसी का बच्चा देश में नहीं पढ़ रहा होगा। ये है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जितना खर्चा यहाँ पढ़ाई में लग रहा है ना, शायद उतने ही खर्चे में बंदा बाहर पढ़ सकता है। और एक सर यही नीट का एग्जाम का भी जो एक अलग तरीके का जो इश्यू है, इधर पेपर लीक तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में जो हो रहा है ना, जिसकी बात शायद कोई कर नहीं रहा है या उस बात को टच नहीं करना चाहता है, सर ये मेडिकल एग्जाम का एक और एक मुद्दा है कि इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों के बच्चे यहाँ पे नीट पास नहीं कर सकते, तो वो जाते हैं अब्रॉड, रशिया यूक्रेन वगैरह जाते हैं, वहां जाकर एमबीबीएस करके आते हैं, और फिर वही लोग यहाँ की बड़ी बड़ी अस्पतालों में डॉक्टरी करते हैं। सर वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक ये इश्यू डिबेटेबल है कि क्या उन लोगों को जिसने नीट यहाँ पे क्लियर नहीं की और बाहर से एग्जाम देकर आते हैं और बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, सर ये वो बच्चे हैं जो धनिष्ठ व्यक्तियों के बच्चे कि जो यहाँ पे नीट की एग्जाम पास नहीं कर सकते। सर ये नीट की एग्जाम देने वाले ज्यादातर बच्चे जो है वो मध्यम वर्ग के ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th एग्जाम पास करने के बाद 11वीं में आने के साथ ही उनका एक सपना होता है कि वो नीट की एग्जाम क्लियर करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे। सर 2 साल तक लगातार पढ़ाई करता है 11वीं और 12वीं में, तब जाकर वो ये नीट की एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा है।
आज 20 बच्चों ने जान दी है सर। ये लड़ाई ये इन सिर्फ 20 बच्चों के लिए नहीं है। आज अगर इंसाफ की इस लड़ाई में हमने आवाज नहीं उठाई है तो आज 20 बच्चे मरे हैं, आने वाले दिनों में ये 20 की जगह 20 लाख भी हो सकते हैं सर। इतनी बुरी परिस्थिति है क्योंकि हर जगह पे कोई फील्ड बाकी नहीं है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड ले लो सर। हमारे यहाँ पे गुजरात में 2 साल पहले 12 बच्चे पिकनिक पर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। पिकनिक पर पूरी नाव डूब गई थी, 7-8 साल के बच्चे थे। गुजरात हाईकोर्ट में अभी भी मामला पेंडिंग है। गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर उस वक्त थे उनके सामने डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात ने सर। उसके बावजूद सरकार क्या करती है कि उनको उनके सामने एक्शन लेने की जगह पे उनको प्रमोशन दे दिया। आज तक कोई एक्शन नहीं सर। अगर हम पिछले सालों के अगर रिकॉर्ड निकाले सर, अब अकाउंटेबिलिटी, मॉरलिटी ये सब किताबी बातें रह जाती है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब एक सिर्फ बोलने की बात रह जाती है। बहुत दुखद बात है कि अगर ये पूरे हादसे, अगर पूरा सीरीज ऑफ इवेंट हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने का, नीट की एग्जाम को लेकर जो शुरुआत हुई, जो लड़ाई की शुरुआत हुई, और अब ये लड़ाई जिस तरह चल रही है आगे, इसमें कल जो हुआ है सर, ये किसी भी तरह से ये पूरा अगर एपिसोड हम देखते हैं तो दिल्ली का इतना बुरा हाल वो हम सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन सिंह साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और ये भी है इसमें, क्यों कोई भी सरकार में से या भाजपा में से कोई भी दे शाबाशी दिल्ली पुलिस को, एक पोस्ट कर दे कि दिल्ली पुलिस ने बच्चों के ऊपर जिस तरह से लाठियां चलाई वो काबिले तारीफ था, उनको उनके पुरस्कार से सम्मानित करें उनको सर। क्योंकि नाम ही छुपा के रखे थे। अगर इसका पूरा डिटेल अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो जिस तरह से सर वो 3-4 पुलिस वाले जो गुंडे से दिख रहे थे, ऊपर के दोनों बटन खुले हैं, वो किसी तरह से पुलिस वाले नहीं दिख रहे थे। और अगर वो आपने अगर उनको सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया हुआ है, वेयर वाज देयर आइडेंटिटी कार्ड? किसी भी और जब बच्चे उनसे आईडी कार्ड मांग रहे हैं, मुझसे उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, आप किस, तो सर कोई भी सरकारी अधिकारी का पहले ड्यूटी बनती है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करे कि वो किस डिपार्टमेंट में से, कहां से है। हर नागरिक को ये पूछने का अधिकार है। लेकिन सर क्योंकि इट इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आई विल से, ये एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, एटलीस्ट दिल्ली में तो है फिलहाल। जिस तरह से बच्चे साउथ से लेकर हर देश के हर एक कोने से, जिनको देश के लिए एक भावना है, वो देश के भावना के साथ जुड़कर वो लोग वहां पहुंचे हैं। आज सर रिटायरमेंट के बावजूद भी, अगर मैंने पाटिल साहब को भी वहां जब देखा, आई वाज सो हैप्पी कि आफ्टर रिटायरमेंट के पाटिल साहब को जरूरी नहीं था उधर जाए, वो ना ही पाटिल साहब को कोई इलेक्शन लड़ना है या कोई ऐसा पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। वो क्यों गए थे? वो एक इस देश के सच्चे नागरिक के तौर पर उनको लगा जब कि भाई ये बच्चे जो है वो हमारे ही बच्चे हैं, और अगर हमारे बच्चे अगर किसी मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं तो वी हैव टू सपोर्ट देम। ये सपोर्ट करने की जगह पे उनको पे और लाठियां चलाई जा रही है सर। अगर चाहते तो परमिशन रिवोक करो, आपने परमिशन दिया तब जाकर बच्चे इकट्ठे हुए, और अगर वो इकट्ठे हुए और उसके बाद अगर आप अपनी मनमानी करते हो, आपने आज तक सरकार का एक प्रतिनिधि भी इन बच्चों के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए नहीं आया है। ये सरकार बोल ही नहीं सकती सर। ये सरकार क्या, कोई भी सरकार कैसे ये बोल दे कि अकाउंटेबिलिटी तो हम नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी की जहां बात आएगी हम अपना हाथ ऊपर कर देंगे। ये बोल देना एक बार यही चीज कि हम शासन इसी तरह करेंगे, और कोई चाहे लोग मरे, चाहे मास मैसेकर हो जाए, चाहे गोलियां चले, चाहे जो करने का है, पर शासन तो इसी तरह से चलेगा। और अगर ये जिस दिन बोल देंगे, फील तो सब कर ही रहे हैं कि एक डिक्टेटरशिप जैसी सिचुएशन चल रही है इस देश में, लेकिन सर बच्चों के साथ, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये युवा हमारे देश की शान है। अगर इन बच्चों के साथ अगर इस तरह से कोई हादसा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से देश के सच्चा देशभक्त अगर जो कोई होगा तो बाकी सारी चीजें साइड पे रखकर बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ है, जिस तरह से उनके ऊपर लाठियां चली है, उसको लेकर आपको अपनी भावना व्यक्त करनी पड़ेगी। चाहे ये बोलिए कि लड़कियों ने मार खाया है तो सही खाया है, बोलो,
आप बोलो ना कि आप सही हो, और अगर आप दिल से मानते हो कि अगर ये हुआ है वो गलत हुआ है, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा। सर जी, ये जिस तरह की सर सिस्टम अब चल रही है, देर आर वेरी लेस होप्स कि आने वाले दिनों में ये मॉरलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये चाहे कितनी भी डिमांड रख ले, शासन जो इनके ऊपर जो भी जिस तरह से ये शासन चल रहा है, इनको पता है कि कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं लेगा। आई रियल एज एन एडवोकेट सर, मुझे दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन के लिए खुल सकती है आधी रात को, लेकिन इन बच्चों के ऊपर जब लाठियां चल रही है, क्या एक इंक्वायरी नहीं हो सकती है इनके लिए? ये तो अच्छी बात है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है इस मसले को लेकर, लेकिन जी, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म सर नहीं रहेगा, लोग कहां जाएंगे? इन अत्याचार के सामने अगर कोई आवाज उठाना चाहे तो एक आखिरी उम्मीद न्यायपालिका रहती है। अगर न्यायपालिका भी उनकी गुहार नहीं सुनेगी तो ये बच्चे सब कहां जाने वाले हैं? और इन बच्चों जी, की कौन सी गलत डिमांड है? बेशक सिंह साहब, बहुत मतलब बहुत दुख की बात है एज ए लॉयर, जब हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, लाठियां जिस तरह से चल रही है और जिस तरह का माहौल खड़ा किया था इस पूरे सिचुएशन के लिए। पहले एक माहौल बनाया गया, एक एक्साइटमेंट खड़ी की गई, पत्थरे और सब डिप्लॉय किए गए वहां पे, और जितने पैमाने में बारूद वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया था, जिस तरह से 2 दिन पहले से वहां पे साफ सफाई चल रही थी, वो टीयर गैस के जो सेल छोड़ने के लिए जो उनका एक गन रहती है, जी, जी, उससे जिस तरह साफ सफाई चल रही थी, वही बतला रहा था कि इट वॉज ऑल वेरी प्री प्लान। पुलिस को पता था कि हम इसको इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, ये रिएक्शन आएगा, एंड इट वॉज अ वेल प्लान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जी, जी।